class है। My dear beloved students, today we will discuss from question 1 to question 15 online test 15 held on 22 July. First question is related to escape velocity, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v √2gm अपॉन r और v √2g 4/3 पाई r क्यू इंटू रो अपॉन r, ठीक है। और v प्रोपोर्शनल कितना हो गया, v प्रोपोर्शनल r हो गया, ठीक है। तो v प्रोपोर्शनल r, सर्टेन प्लैनेट का रेडियस जो है ट्वाइस है, तो यहाँ पर जो है vp अपॉन यहाँ पर जो है 11 = 2r अपॉन r, vp = 22 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर सीधे एस्केप वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के होगा। एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आल्सो ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टू बॉडी जो है m1 m2 पहले रेस्ट में है और इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है और यहाँ पर जो है जब r डिस्टेंस पर है तब उसका रिलेटिव वेलोसिटी बताना है। तो एक दूसरे के अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी G m1 m2 अपॉन r = 1/2 m1 v1 स्क्वायर, m1 कैंसिल, और v1 = √2gm2/r, ठीक है। सिमिलरली v2 = √2gm1/r। रिलेटिव वेलोसिटी = v1 + v2, चूँकि एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। और इसमें जो है आपको √2g अपॉन r ब्रैकेट में m1 + m2 आंसर आ गया है। √2g/r ब्रैकेट में m1 + m2, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपको A है और सेकंड का आंसर जो है B है। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। डेल्टा L = कितना होगा, डेल्टा L = ρgL² अपॉन 2I। यहाँ इलोंगेशन निकालना है ड्यू टू इट्स ओन वेट इलोंगेशन निकालना है। रो का मान है 1.5 × 10⁻³ और G का मान है 9.8, एल है आपको 8 मीटर, तो 64 हो गया, 8 का स्क्वायर बाई 2 × 5 × 10⁻⁶। y का वैल्यू है 5 × 10⁻⁶ और इसका आंसर जो होगा अप्रॉक्स में वो होगा 9.6, अप्रॉक्स में होगा 9.6 × 10⁻⁻² मीटर। ड्यू टू इट्स ओन वेट जो होगा आपका होगा इलोंगेशन 9.6 × 10⁻⁻² मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। v/2 हाफ वॉल्यूम जा रहा है, v/2 यहाँ पर जो है v/2 13.6 × g प्लस v/2 × 0.8 × g = v/ρg। रो का वैल्यू निकालना है और रो का वैल्यू आएगा 7.2 ग्राम सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब, ठीक है।
आ गया ए रिलेटेड टू 5 क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। W बराबर कितना होता है? W बराबर 4 पाई आर स्क्वायर टी n का पावर 1/3 - 1। तो यहाँ W जो होगा प्रोपोर्शनल n के पावर 1/3 - 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर जो है पीवी का पावर गामा इक्वल टू कितना है? पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट डेल्टा पी अपॉन बी बराबर डेल्टा पी अपॉन पी बराबर गामा इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। गामा का मान 5/3 हो गया, ये 2.4 हो गया, एक कट गया 0.8 हो गया। आंसर आएगा 4%। 0.5 इंटू 0.8% 4%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर जो है आपको कांस्टेंट प्रेशर पर आपको अमाउंट ऑफ हीट दिया हुआ है और आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पर बताना है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर Q बराबर कितना होगा? Q बराबर एन सी पी इंटू डेल्टा टी। एन कितना है? 2 सी पी, डेल्टा टी कितना है? 35 - 30 और Q का मान कितना है? 70 बराबर कितना? 10 सी पी। Cp बराबर कितना? 10/70/10 इक्वल टू 7। और Cv बराबर कितना होगा? Cp माइनस R। Cp का मान कितना है? Cp का मान 7 है, R का मान 2, तो Cv का मान 5 आ गया। Q बराबर NCV इंटू डेल्टा टी। N का मान कितना है? N का मान 2 है, 5 इंटू 35 उतना ही टेम्परेचर पर, तो कितना हो गया? 50 कैलोरी। आंसर हो गया 50 कैलोरी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो अमाउंट ऑफ हीट होगा, वो 50 कैलोरी होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर दिया हुआ था 70 कैलोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 8 रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। और यहाँ पर जो है V बराबर कितना हुआ? V बराबर √2GH और √2 G का मान 9.8 और H का मान है 19.6 इक्वल टू कितना हो गया? 19.6 मीटर पर सेकेंड। A बराबर अब थ्रस्ट एक्सेलरेशन, A बराबर अब थ्रस्ट वेट अपॉन मास कितना हो गया? V2 रो जी माइनस V रो जी अपॉन V रो बराबर हो गया G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है डेप्थ। D बराबर कितना हो गया? V स्क्वायर अपॉन कितना? 2A, क्योंकि V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2S होता है, U 0 है, S के जगह D ले लिए तो D बराबर V स्क्वायर अपॉन 2A। 19.6 2 इंटू 9.8, A का मान 9.8 है, कट गया 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 19.6 मीटर। आंसर होगा 19.6 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड टू यहाँ पर KTG। आपके सामने ग्राफ दिया गया है T1 T2। फार्मूला क्या होता है? PV बराबर कितना? PV बराबर NRT। PV बराबर N का मान स्मॉल m बाई कैपिटल M मोलिकुलर वेट हुआ, RT। P बाई M बराबर कितना? P बाई M बराबर RT बाई कैपिटल M। ठीक है। तो P बाई M बाई V, P बाई M बाई V बराबर RT बाई कैपिटल M और P बाई रो बराबर कितना?
RT बाई एम, P बाई रो प्रोपोर्शनल कितना हुआ T के, ठीक है, P बाई रो प्रोपोर्शनल T के, क्लियर है। T1 ग्रेटर देन क्या होगा, फिगर से क्लियर है, T1 ग्रेटर देन क्या होगा, T1 ग्रेटर देन T2 होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा T1 ग्रेटर देन T2, ये आंसर होगा, ठीक है। तो 8 का आंसर भी ये है और 9 का आंसर भी ये है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पर जो है के भी बराबर कितना, के भी बराबर WE, इक्वेशन 1, 2 WE माइनस WE बराबर के भी डैश, और WE बराबर के भी डैश, इक्वेशन 2। तो V डैश बराबर कितना हुआ, V बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड से ही होगा। ट्वाइस द इफेक्टिव वेट है, 1 मीटर स्पीड है, तो हाउ फास्ट इट मूव अपवार्ड, तो जितना से वो कांस्टेंट स्पीड से सिर्फ में 1 मीटर से फॉल्स कर रहा है, उतना ही वेलोसिटी से अपवार्ड में मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 रिलेटेड टू विस्कोसिटी, और वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। यहाँ पर कितना हुआ, 4/3 पाई R1Q ρ1G बराबर 4/3 पाई RQ ρ2G प्लस, यहाँ विस्कस फोर्स का मान दिया हुआ है KRV VT मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। सॉल्व कीजिएगा तो VT बराबर आ जाएगा 4 पाई GR स्क्वायर, 4 पाई GR स्क्वायर 3K ब्रैकेट में ρ1 माइनस ρ2, ठीक है। VT का मान आएगा 4 पाई GR स्क्वायर अपॉन 3K ब्रैकेट में ρ1 माइनस ρ2। ये आंसर ये होगा 11 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो रिलेटेड टू वेव है। क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड टू वेव, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एस इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू V अपॉन V माइनस VS। वेव लेंथ पूछ रहा है, उसी को अपोजिट कर दीजिए, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा V माइनस VS अपॉन V, और लैम्डा का मान 120 है और V का मान 330 है, VS का मान 60 है, 60, ठीक है। तो यहाँ पर जो है V का मान 330 है और यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 98 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको SHM से रिलेटेड है। तो 0 से A/2 जाने में जो टाइम लगता है वो कैपिटल T/12 होता है, और A/2 से मतलब मीन पोजीशन से हाफ ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन जाने में, मीन पोजीशन से हाफ ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन जाने में कैपिटल T/12 होता है। हाफ ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में T/6 होता है। तो यहाँ पर T जो होगा स्मॉल होगा, कैपिटल T1 स्मॉल होगा, कैपिटल T2 लार्ज होगा, तो आंसर होगा कैपिटल T1 लेस देन T2। क्वेश्चन नंबर 14 रिलेटेड टू वेव है। n डैश इज इक्वल टू n इंटू V प्लस VS अपॉन V माइनस VS, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है। n डैश इज इक्वल टू V का मान 1000 है
और यहाँ पर जो है आपको ये हो गया 320, v का मान 330 है, v नॉट 220 है, 330 माइनस 220, यहाँ पर 1000 इंटू 550 0 0 कैंसिल, कट गया 5। एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा 5000 हर्ट्ज। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 5000 हर्ट्ज होगा। और यहाँ पर आंसर जो है वो आपको सी है, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 15 also related to wave, that is equation of intensity level। intensity level मतलब loudness। फॉर्मूला क्या होता है? L is equal to 10 log base 10 I upon I naught is equal to 10 log base 10। I का मान कितना है? I का मान दिया गया है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 8। I नॉट जो है 10 के पावर माइनस 12, कॉन्स्टेंट होता है I नॉट का मान। I नॉट का मान कॉन्स्टेंट होता है 10 के पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। L इज इक्वल टू 10 log बेस 10, यहाँ पर 2 इंटू ये ऊपर चला गया 10 के पावर 4 हो गया, यहाँ पर 10, यहाँ पर log बेस 10 2 प्लस 4 log बेस 10 10, यहाँ ये जो है ये 1 हो गया, यहाँ पर 10 log बेस 10 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 प्लस 4, और यहाँ पर 10 इंटू 4 प्लस 0.3 4.3 हुआ 43 आपका आंसर जो होगा 43 डेसिबल। एल का जो वैल्यू होगा 43 डेसिबल, आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर? थैंक यू। A man slides down a rope with acceleration a and maximum tension that the rope can tolerate is eta times mg। तो इसको हम ये जो मिनिमम एक्सेलरेशन इसका कितना होना चाहिए सो दैट कि ये इसको स्ट्रिंग टूटने से बच जाए। तो मैन का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन और जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वही टेंशन लगा देते हैं कि हम उसी की कोरिस्पॉन्डिंग डिसाइड करना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg हो गया, ये नीचे स्लाइड कर रहा है तो हम लिखेंगे mg माइनस ईटा mg इज इक्वल टू ma, ऐसा होना चाहिए। तो m कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो एक्सेलरेशन जो है 1 माइनस ईटा इंटू जी हमें पता चल जाएगा। ये 17 नंबर क्वेश्चन में है कि एक पुली के ऊपर से चेन पास हो रहा है और अलग किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर अलग अलग लेंथ है दोनों साइड चेन का। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन ऑन द पुली हमें बताना है। तो एग्जांपल के लिए हमने अब क्योंकि कुछ भी अलग अलग डिफरेंट मास लेना है तो हम इधर वाले फ्रैक्शन का मास 2/3m ले लेते हैं, इधर वाले फ्रैक्शन का मास m/3 ले लेते हैं, और ये जो पुली के ऊपर है इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये जो चेन है वो पुली पर इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन अप्लाई करेगा और इधर वाला चेन जो है वो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर टेंशन अप्लाई करेगा। तो अब इस टेंशन को जानने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें टेंशन का जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। हालांकि आपको लगेगा कि यार टेंशन तो यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ और यहाँ पे टेंशन बताना है तो आप इस सिस्टम को ऐसे भी बना सकते हैं। मैं एक बार के लिए कंफर्म हो जाए आपको सिचुएशन, इसलिए एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये सिस्टम कुछ ऐसा हो गया 2 ब्लॉक सिस्टम जैसा, जिसमें हमने पुली यहाँ लगा दिया, यहाँ लाइट स्ट्रिंग कनेक्ट कर देते हैं और इस पूरे चेन को यहाँ से यहाँ तक वाले चेन को 2/3m मास का एक ब्लॉक मान लेते हैं और इधर एक दूसरा ब्लॉक लगा देते हैं और इधर ये जो होगा वो m/3 हो जाएगा। मतलब ऐसा इसको मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेंशन है T, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ भी टेंशन T, तो नेट फोर्स जो ये अप्लाई कर रहा है चेन या ये ब्लॉक सिस्टम वो 2T होना चाहिए। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और ऐसे सिस्टम में आपको पता है टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4 m1 की जगह पे m/3 यूज कर लेते हैं, m/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3m मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करोगे तो ऐड होके वो m के इक्वल आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 4 × 2 8 और ये बाई 9 और एक mg रह गया। तो देखो ये 8/9 mg है, मतलब जो f है वो लेस देन mg है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास एक वुडन प्लैंक है और इस पर एक इंसेक्ट है जो एक एंड से ट्रैवल करना शुरू करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये थोड़ा सा
इंसेक्ट का अजीब सा स्ट्रक्चर बन गया, बट है ये इंसेक्ट। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो ये जो प्लैंक है वो पीछे की तरफ ऐसे रिकॉइल करेगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जब ये इंसेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो प्लैंक पीछे आता है। तो डेफिनेटली प्लैंक कितना पीछे आया होगा, कोई भी पर्टिकुलर लेंथ आया होगा, ये लेंथ मान लो x, L तो पूरा नहीं आया होगा, ये हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। और इस x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा है वो लगा है t1। अब जब ये इंसेक्ट यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ से ये फ्लाई ऑफ कर जाता है। तो जिस वेलोसिटी से ये क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार आगे जा रहा है, तो जब ये फ्लाई ऑफ कर गया, मतलब ये इसने सरफेस को छोड़ दिया, तब ये प्लैंक फर्दर एल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी वेलोसिटी से करेगा, सेम वेलोसिटी से। तो मान लो ये इधर u वेलोसिटी से जा रहा है, प्लैंक इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। तो जब ये यहाँ पहुंचा तो प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ, x, और ये जो x है वो लेस देन कितना होगा, l डेफिनेटली। तो L से कम डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लैंक ने, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और जब ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा यहाँ से वर्टिकली, तब भी ये प्लैंक तो v वेलोसिटी से पीछे आता रहेगा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पे रखा है। तो प्लैंक को फर्दर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, L। तो पूरा L डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा उसको T2 बाई L डिवाइडेड बाई v लगना चाहिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी v है। और जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तब तक तो इसने L से कम ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो T1 क्या होना चाहिए, x डिवाइडेड बाई v। तो आप इसको कंपेयर कर लो कौन सा टाइम ज़्यादा है, तो डेफिनेटली L बड़ा है तो T2 बड़ा होगा और T1 छोटा होगा, तो हम कहेंगे T2 विल बी ग्रेटर देन T1। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सेल जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। लीनियरली वेरी कर रहा है तो हमने मान लिया कि म्यू इक्वल्स टू है म्यू नॉट एक्स। तो जो भी कार या कोई भी व्हीकल है जिसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वो म्यू नॉट जी एक्स होना चाहिए। अब हमें काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी डी वी डी एक्स, वी डी वी डी एक्स, और मैं डी एक्स को डायरेक्टली यहाँ लेके चला जाता हूँ, म्यू जी एक्स डी एक्स। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो हम ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ हमारे पास एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, लाइट स्ट्रिंग पास हो रहा है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर है m मास का, जिसको जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तब हमने रेस्ट से रिलीज किया। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा स्प्रिंग एलोंगेट होगा, और जिस मोमेंट पर स्प्रिंग एलोंगेट इतना हो जाएगा कि kx और mg के बराबर हो जाएं तो ये सरफेस छोड़ देगा। तो ये जो kx इज इक्वल टू है वो mg है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, mg, सॉरी कैपिटल M है इसके लिए, स्मॉल m इसके लिए यूज्ड है, तो kx तो mg हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया mg बाई k। इतना एलोंगेशन जरूरी है इसको उठाने के लिए। अब ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि ये जो स्प्रिंग है वो एलोंगेट हो रहा है, तो फोर्स यहाँ पे बढ़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इनिशियली तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जब स्प्रिंग में एक एलोंगेशन ज्यादा हो, पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा एलोंगेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी एक मोमेंट से कम होने लगेगी। तो हो सकता है कि इतना एलोंगेशन ये डेवलप ना कर पाए mg बाई के, उससे पहले ही रेस्ट पे आ जाए। तो इसीलिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वो डिपेंड किस पे करेगा, इसके वेट पे। नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ इनिशियली kx लगेगा। तो mg की वैल्यू इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि ये रेस्ट पे आए, लेकिन कम से कम कितना एलोंगेशन डेवलप करने के बाद आए, mg बाई के। तो हमें यहाँ से मान लिया रेस्ट से छोड़ा और यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, तो ये जो एलोंगेशन होना चाहिए वो x होना चाहिए, और x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, mg बाई के। ये बात समझ में आई। तो अब देखो यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव वर्क करेगा, और ये नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा। दो ही फोर्सेस पे काम कर रहे हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल, और के फाइनल और के इनिशियल दोनों ही क्या है, जीरो, तो इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं के एक्स बाई टू इज इक्वल टू mg, और हमें पता है x की वैल्यू है कैपिटल mg बाई के, उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं k बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल mg डिवाइडेड बाई k इक्वल्स टू स्मॉल mg। अब हमें क्या बताना है, स्मॉल m ही बताना है, क्या एलिमिनेट हो गया, g एलिमिनेट हो गया, तो स्मॉल m की वैल्यू होगी कैपिटल m बाई टू। मतलब स्मॉल m कम से कम कैपिटल m बाई टू के बराबर होगा, तब जाके ये इतना एलोंगेशन डेवलप कर पाएगा, और उससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उससे ज्यादा और नीचे जाएगा, तो ये पूरी तरह से अपलिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि L बाई एन लेंथ टेबल के नीचे है, तो मास जो है m बाई एन हो जाएगा। यहाँ टेबल के ऊपर कितना लेंथ हो गया, L माइनस एल बाई एन, तो 1 माइनस 1 अपॉन एल हो गया, और सेम प्रोपोर्शन में मास हो जाएगा। अब कह रहा है इस पोजीशन से चेन जस्ट स्लिप करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने से फ्रैक्शन का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है वो इतने से फ्रैक्शन पर लगने वाले फ्रिक्शन से जस्ट बराबर है या ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। तो इतने से फ्रैक्शन का वेट तो हो जाएगा m बाई एन इंटू जी, और इतने से फ्रैक्शन का नॉर्मल रिएक्शन
1 माइनस 1 अपॉन एम एम जी, तो 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू एम जी मल्टीप्लाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एन कर दिया हमने सिंपली, क्योंकि बेसिकली हमें बताना क्या है इसमें, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ही बताना है। तो आप देख सकते हैं ये n यहाँ पहुंच गया, mg दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन n माइनस 1। इसको हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास n आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस n साइड वाले रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पर रखे हैं, तो डेफिनेटली सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, 0। चलो इसमें से अगर हम क्यों 0 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डेवलप करेंगे और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डेवलप करेंगे। लेकिन अगर हम एक चार्ज को हटा दें तब रिमेनिंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो एक चार्ज को अगर हम हटाते हैं तो तब भी बाकी के जो पेयर्स हैं, ये दोनों तो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट चार्ज है वो वही तो सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। तो जो अगर आप एक चार्ज हटाते हैं तो रिमेनिंग सिस्टम की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज की वजह से होगा। तो इसलिए n चार्जेस हैं और n में से एक हमने हटा दिया, तो जो बच गए जितने भी चार्जेस हैं उन सब में से बाकी के पेयर्स तो एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करेंगे ही। एकमात्र चार्ज बचेगा जो कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए आप जवाब देंगे KQ बाई आर स्क्वायर। उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जितना कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से होता। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास एक रिंग है जिसपे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी वजह से स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इसको ओरिजिन मान लें तो इलेक्ट्रिक नेगेटिव ऑफ द, ये देखो टर्म क्या है, E डॉट dl, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग अ यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर O या 0, ये हमें बताना है। तो सबसे पहली बात देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टेकिंग अ चार्ज यूनिट कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब आपसे डायरेक्टली ये बात ना पूछ के कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ सेंटर पे, इस तरह से पूछ लिया गया है कि ये इसकी वैल्यू बताओ, तो डेफिनेटली ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जिसका मैग्नीट्यूड हम जानते हैं KQ बाई आर होता है। दूसरी बात, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा KQ बाई आर ही होता है। तो अगर आप इस बात से कंफ्यूजन हो दिमाग में कि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तब हम कैसे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा लो आप। KQ बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे 0 होता है और वो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए यहाँ पे नॉन 0 हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे के पूरे चार्जेस एक जगह पे लोकेटेड हो या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपको हमेशा पोटेंशियल KQ बाई आर ही यूज करना है। तो ये टर्म जो आपको गिवन है उससे पोटेंशियल पूछा गया है, पोटेंशियल KQ बाई आर होता है। क्यों गिवन है, आर गिवन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.8 के अराउंड आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, इसलिए आप इसमें +2 वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में डाइपोल है एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी -P, उसके बाद इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया तो फाइनल एनर्जी क्या होगी -P cos थीटा। क्वेश्चन में लिखा गया है वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन का जब भी लिखा हो तो मतलब वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। अदरवाइज अगर लिखा होता कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, लेकिन सिर्फ वर्क डन लिखा होता है मतलब आपको एक्सटर्नल एजेंट का ही वर्क डन बताना है और उस केस में वर्क डन होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल यहाँ पुट कर दिया, U इनिशियल यहाँ पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व करके P1 माइनस cos थीटा वर्क डन पता लग जाएगा। ये हमारे पास कैपेसिटर्स का एक स्ट्रक्चर गिवन है और यहाँ A और B पॉइंट्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का अप्लाई किया। अब देखो A और B पॉइंट के बीच में डायरेक्टली ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है और ये पूरी ब्रांच भी कनेक्टेड है, तो इस कैपेसिटर के लिए भी पोटेंशियल 60 वोल्ट भी होगा और इस पूरे सिस्टम के लिए भी पोटेंशियल क्या माना जाएगा 60 वोल्ट। इसलिए मैंने इसको हटा दिया, हालांकि इस पे चार्ज वगैरह जैसे Q1 अगर पूछा जाता तो आप कहते Q1 इस बताओ, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इक्वल्स टू CV, C और 60, तो हम इस पे 60C कह देते, लेकिन हमसे इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया है, तो हम इसको यहाँ पे 60 वोल्ट का पोटेंशियल इस ब्रांच के लिए भी मानेंगे, तो हमने 60 वोल्ट का इस ब्रांच के लिए मान लिया। अब इसमें तीनों सीरीज में तो चार्ज सब पे सेम रहेगा और ये चार्ज क्या होना चाहिए, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय 60। अब C इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 2C और ये 2C सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट C हो गया और ये C और ये C वापस से सीरीज में C/2, तो ये हमें मिला C/2 मल्टीप्लाइड बाय 60। इसको सॉल्व करके 30C आ गया। अब हमें M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो VMN क्या होना चाहिए, डेफिनेटली इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा तो Q2/C, Q2/C कर देंगे, Q2/C का मतलब 30C डिवाइडेड बाई C कैंसिल हो गया, 30 वोल्ट पोटेंशियल हमें M और N पॉइंट के बीच में मिल जाएगा। आप भी ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे।
26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको P0 पावर पे ऑपरेट करते हैं तो हमें उसके क्रॉस वोल्टेज V0 मिलता है। तो हम लिखेंगे भाई P0 इज इक्वल टू होना चाहिए V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, पावर का ही फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम V वोल्टेज पर ऑपरेट करेंगे तो P पावर आता है, तो चलो वो भी लिख देते हैं, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, अलग अलग पोटेंशियल अलग अलग पावर पे, इनमें ही हमें रिलेशन बताना है बेसिकली। तो आप इनको डिवाइड कर दो, तो P0 डिवाइडेड बाई P, इधर से R कैंसिल हो जाएगा, V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, तो यहाँ से हमें P पता चल गया, V स्क्वायर सॉरी, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई V0 स्क्वायर, V स्क्वायर V0 स्क्वायर इंटू P0, ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। हमें ये स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें करंट ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे फ्लो करता हुआ इसी लूप में घूम रहा है, हमें सी पर बना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये वाला सेमी सर्कल देखें, ऐसे स्ट्रेच करके कर्ल करो बाहर की तरफ, और इस सेमी सर्कल की वजह से अंदर की तरफ, डेफिनेटली इसकी वजह से ज्यादा होगा क्योंकि इसका रेडियस कम है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड सी पर होना चाहिए वो होना चाहिए म्यू0 I डिवाइडेड बाई 4R1। ये तो हो गया सेमी सर्कल की वजह से, फॉर्मूला है कुल मिला के, आपको आता है तो अच्छी बात है। म्यू0 I डिवाइडेड बाई 4R2 ये होना चाहिए। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, म्यू0 I बाई 4 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, और अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो आप आउटवर्ड डायरेक्शन जवाब दे देंगे। अब यहाँ इस पूरे लूप में करंट बताना है, बी की वैल्यू, बी जो है डिक्रीजिंग हमें क्वेश्चन में लिखा है, बी डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया कि ए से बी में करंट फ्लो होगा या बी से ए में फ्लो होगा, सी से डी में जाएगा, क्योंकि लूप कंडक्टिंग लूप तो ये ऐसे क्लोज्ड है ही। तो देखो चलो दो लूप है, दोनों से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, जैसे ये ए बी, ये पूरा बाहर वाला जो पेरिफेरी देखो, तो बाहर वाले पेरिफेरी चाहेगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए उधर होना चाहिए, मतलब बाहर वाले लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा ऐसा E1, क्योंकि और देखो CD इस वाले में क्या होना चाहिए, इस वाले में भी सेम डायरेक्शन में होगा इधर, क्योंकि इसके थ्रू भी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है E2। लेकिन होगा क्या, अब इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, जो ईएमएफ बड़ा है करंट उधर से पंप होगा, मतलब करंट ऐसे आएगा, ऐसे 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 यूं फ्लो होता हुआ ऐसे जाएगा। डेफिनेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पूछा गया होता तो दोनों की पोलैरिटी सेम है, C to D और A to B है, लेकिन E1 बड़ा है ना, तो E1 करंट कंट्रोल करेगा, पंप ज्यादा करेगा करंट, तो करंट जो है वो ऐसे ट्रेवल करेगा और ये ऐसे घूमता हुआ ऐसे यूं ट्रेवल करता हुआ ऐसे जाएगा। तो हमें बस इन्हीं दोनों में करंट देखना था, तो A से B में करंट जाएगा और इसमें D से C में जाएगा, तो जो ऑप्शन होगा A से B एंड D से C वाला हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास है कि एक सोलेनोइड है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, तो करंट और सेल्फ इंडक्टेंस का फ्लक्स के साथ ये रिलेशन होता है, तो फ्लक्स होना चाहिए L × I। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, पता ही हमें। दूसरी बात उसमें ही लिखी है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर B है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो फ्लक्स की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है उसके हिसाब से फ्लक्स क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये तो सिंगल टर्न के लिए हो गया, और N टर्न्स है तो उसको N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमें टोटल फ्लक्स बताता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये फ्लक्स की डेफिनेशन के हिसाब से और ये इंडक्टेंस की डेफिनेशन के हिसाब से हमने दोनों फ्लक्स लिख लिए। अब हमें बताना है करंट, तो ये दोनों ही इक्वेशन सेम सोलेनोइड के थ्रू फ्लक्स बता रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे Li इज इक्वल टू BAN, और आपको I बताना है तो ये होना चाहिए BAN डिवाइडेड बाई L, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, करंट कितना होगा। Today I am going to give you the solution of online test held on 22/7/2020, test number 15, 31 onwards। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स, ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, separated by a distance of 0.1 mm. If voltage across the plates is varying at the rate of 5 × 10⁻13 volt per second, then value of displacement current बताओ। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट आपको दिया था ID इज इक्वल टू ε0 d∅dt, है ना। आप जानते हो E हम देते हैं कैसे बेटा, तो V/d से, d∅/dt से।
और फाई हमारा होता है ई ए, तो यह हो गया तुम्हारा क्या वी ए बाई डी, है ना। समझने के लिए एक लाइन और लिख देता हूं मैं, फाई का मतलब ई डॉट ए कहते हो, मतलब ई ए हो गया, और ई लिख दिए हमने क्या वी बाई डी। तुम कहोगे ए कांस्टेंट है सर, डी कांस्टेंट है, तो यह हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डी वी बाई डी टी। अब देखिए यहाँ सबका वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, तो कहेगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं सर 8.854 इंटू 10⁻⁻12। सर सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट का मतलब एरिया क्या हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर। आपको हो गया आर दिया हुआ है सर 2 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, यह हो गया तुम्हारा एरिया, है ना। बाई डी का रहे हो, डी दिया हुआ है 0.1 mm, तो 0.1 mm को मीटर बनाओगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू डी वी बाई डी टी का वैल्यू दे रहा है तुम्हारा 5 इंटू 10⁻13। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन लगभग तुम्हारा आएगा 5.56 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सो आंसर विल बी सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 32। कहता है एन एल सी करंट कंटेंस इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू इतना माइक्रोफराड, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड बताओ। वेवलेंथ निकालना है बेटा, तो आपने एल सी ऑक्सीलेशन में पढ़ा न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, जहां सी कैपेसिटेंस है, एल हमारा इंडक्टेंस है। बेटा कहोगे तुम सर लेमडा कहेंगे सी वाई न्यू, सर इसका मतलब यह हो गया तुम्हारा लेमडा इज इक्वल टू कहेंगे क्या बेटा, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा सर सी, और 1/न्यू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल सी, तो सी इंटू 2 पाई अंडर रूट एल सी, जहाँ सी तुम्हारा कैपेसिटेंस है, सी ए स्मॉल सी, तुम कहोगे सर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 पाई का वैल्यू पता है सर 3.14, एल दिया हुआ है सर 1 माइक्रो हेनरी का मतलब 10⁻⁻6, सी दिया हुआ है सर 0.01 माइक्रोफराड का मतलब 10⁻⁻6। बेटा कैलकुलेट कर लो यह, है ना, यह लगभग तुम्हारा आएगा 188 मीटर। आपको एक सर आंसर होगा सी। Now come to 33 number question. सर 33 नंबर क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है सिंपल, और यहां पर बेटा 4 वोल्ट, तुम कहोगे यह स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, और आपने के ई मैक्स बताया है क्या ई वी एस के बराबर होता है, और वी एस दे रहे हो सर 4 वोल्ट ग्राफ में, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आंसर विल बी बी। नाउ कम टू 35 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में कहता है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बताओ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया एन इज इक्वल टू 2, है ना, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया एन इज इक्वल टू 3। आपको याद होगा सर ने पढ़ाया था ई इज इक्वल टू आर एच सी विथ नेगेटिव साइन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आपको एक सर ई एन प्रपोर्शनल है किसका, तो 1/n स्क्वायर का, है ना। सर E2/E3 हमको निकालना है, तो E2/E3 क्या हो जाएगा बेटा, आपको एक सर उल्टा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/4, सो आंसर विल बी डी।
Come to 35 number question. नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक बार और मुझे लगता है कि मैंने दिया था इस क्वेश्चन को। कहता है हाइड्रोजन एटम इमिट्स ए फोटॉन करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 to n = 1, रिक्वायर्ड स्पीड बताओ। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार से जो हाइड्रोजन एटम का होना चाहिए वही फोटॉन का होना चाहिए। तुम कहोगे कि सर डेल्टा P बराबर h/λ है ना, और यह होना चाहिए सर क्या हमारा mv बराबर एक कर रहे हैं तुम्हारा हाइड्रोजन एटम का रिक्वायर्ड स्पीड के बाद का मोमेंटम क्या होना चाहिए, तो E/c के अनुसार से होना चाहिए सर। तो E क्या देते हैं बेटा RH इंटू आप कहोगे कि सर यह गया हमारा n = 5 to n = 1, मतलब 1 - 1/25 डायरेक्ट। तो B = क्या मिला हमको, तो B = मिला सर यह 4/m इंटू 24/25। सर H पता है, R पता है, M पता है ना, सारा डाटा पुट करो और लगभग वैल्यू आएगा तुम्हारा 4 मीटर/सेकेंड। तो आंसर विल बी C। नाउ कम टू 36 नंबर क्वेश्चन। बड़ा कह रहा है कि एनी न्यूक्लियस 22 है ना, यानी 22 है। मैं तुमको पूछूं इसका एटॉमिक नंबर बताओ, तो यह होगा सर 10। मैं पूरा इक्वेशन लिख देता हूं। 2 अल्फा पार्टिकल यह इमिट कर रहा है 42 प्लस एक और एलिमेंट कुछ नाम दे दिए हम, मान लो इसका नाम दे दिए Z A। तो बोल A बराबर क्या होगा, तो A बराबर होगा सर 22 में 4 दूना 8 घटेगा सर 22 में 8 जाएगा 14, और Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर सर 10 में से 4 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 6 सर। एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, क्या है बेटा, कार्बन का आइसोटोप है 6 14 आप कहोगे है ना। सो दिस इज कार्बन, आंसर विल बी B। नाउ कम टू 37 नंबर क्वेश्चन। बेटा 37 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि बताओ रेशियो ऑफ एरियाज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। आपको याद होगा कि सर ने आपको पढ़ाया था Rn = रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट r0 n² मतलब रेडियस का रहे हो बेटा n² का प्रोपोर्शनल है ना, और एरिया कहते हो प्रोपोर्शनल होता है r² का। तो बोल nth ऑर्बिट का एरिया प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, n² का स्क्वायर, दैट इज n का पावर 4 का। आप कहोगे A2/A1 क्या मिलेगा सर, तो A2/A1 हो जाएगा सर 2 का पावर 4/1 का पावर 4, दैट इज 16:1। बेटा 38 नंबर क्वेश्चन, मैंने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आपको कहा था कि सॉलिड स्टेट में जो भी है वो सब याद रखना, और मैंने एक क्वेश्चन दे दिया पैकिंग फ्रैक्शन पर कि बच्चों को पता है कि नहीं, है ना, क्योंकि सर बराबर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फिजिक्स में भी पूछते हैं। तो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन आप कहते हो वॉल्यूम ऑफ एटम in unit cell by volume of unit cell। जब क्यूबिकल स्ट्रक्चर हम लेते हैं
आपको होगी कि सर अगर यह ए है, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, तो सर ए बराबर होना चाहिए 2r। मतलब आर बराबर क्या होना चाहिए बेटा? तो a/2 होना चाहिए सर वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल क्या कहेंगे? 4/3 पाई r3। सर यह मिलेगा हमारा ऊपर वाला 4/3 पाई r3, और r कितना है बेटा? a/2 है, तो a/2 का क्यूब। भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? तो a क्यूब होगा सर यह हो गया 4/3 पाई a/8 a/8 कैंसिल, 4 2 जा 8 π/6 सर। सो आंसर होगा हमारा π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट आईसी दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, और कह रहा है बेटा 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड रीच द कलेक्टर, है ना। मतलब इमीटर से कलेक्टर में 90% गया है बेटा, मतलब आईसी बटा आई, जिसका नाम क्या देते हो तुम? अल्फा। सबको याद होगा, दिया हुआ है तुम्हारा 90/100, है ना। आपको कि सर अल्फा दिया हुआ है 0.9। तो सर आईसी पता है, तो आई क्या हो जाएगा बेटा? तो आई को हो गया IC/0.9 होगा सर, मतलब 10/0.9 होगा, लगभग 11 एम्पियर होगा सर, है ना। मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर। सर अगर यही पूछते आई बी क्या होगा, अगर पूछते, पूछा नहीं, तो आई बी क्या कहते हैं? आई माइनस आई सी होता सर, मतलब 11 - 10 दैट इज 1 मिली एम्पियर होता सर। बेटा पहला चॉइस है द इमीटर करंट विल बी 9 मिली एम्पियर, नो। द इमीटर करंट विल बी 11 मिली एम्पियर, यस। सो आंसर विल बी बी। बेस करंट का रहा है 10 मिली एम्पियर, नहीं। बेस करंट 0.1 मिली एम्पियर, नहीं, है ना। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है, तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन पूछा है लाइट से इस बार तुम लोगों को। टोटल कहता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कन्वेक्स मिरर इज 4 सेंटीमीटर, है ना। बड़ा भी दिया हुआ है +4, कन्वेक्स मिरर है। एफ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और यू पूछ रहे हैं। क्या कहोगे? मिरर फॉर्मूला आपको पता है सर, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सर सोल्व कर दो इसको। सर 1/v + 1/u, यू हो गया सर 1/4, है ना। और यह हो गया सर हमारा क्या? 1/12। ए यू तुम्हारा पूछ रहा है, +4 भी लिए हैं बेटा। आप कहोगे कि सर 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12 - 1/4। सर एलसीएम होगा हमारा 12, 1 - 3 दैट इज -2/12। सो यू हो जाएगा सर -6 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी सर सी, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर दिया हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन में सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मॉक के रूप में आपको डायरेक्ट दे देना है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। द फोकल लेंथ दिया हुआ है बेटा 20 सेंटीमीटर पर। इमेज प्रोड्यूस्ड इज, तो आप जानते हो कन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा बनेगा और डिमिनिश्ड होगा। सो आंसर विल बी सी। नाउ कम टू 42 नंबर क्वेश्चन। 41 का सी हो गया। 42 कहता है बेटा ये लेंस फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन, है ना। डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको याद होगा सर, एफ ने फॉर्मूला दिया था क्या? d² - x² / 4d, फोकल लेंथ निकालने का, कन्वेक्स लेंस का।
सर डी दिया हुआ है 100, या हो गया 100 का स्क्वायर, एक्स दे रहे हो 20 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 100। बेटा यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, 20 का स्क्वायर करोगे है ना, 100 कॉमन ले लेते हैं, या हो गया 100 माइनस 4 बाई 4, सिंपल 96 बाई 4, 24 चौक 96, 24 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 24 सेंटीमीटर बी। 43 नंबर क्वेश्चन तो और आसान तुमसे पूछा है ना, जस्ट पुट फॉर्मूला, सब फॉर्मूला तुम लोगों को याद है कि नहीं, इसीलिए मैंने ये सब क्वेश्चन दिया है सबको। ऑप्टिक्स का डेल्टा बराबर आपको याद होगा, स्मॉल एंगल के लिए दिया था क्या, म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा दिया हुआ है बेटा तुम्हारा 3 डिग्री, 3 इज इक्वल टू कह रहे हो म्यू माइनस 1 इंटू ए दिया हुआ है 6, क्या कहेगा, म्यू माइनस 1 हो गया सर 3/6, सो म्यू हो गया सर 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2, 1.5। तो 1.5 तुम्हारा आंसर दिया हुआ है ना। कितना है, सी नंबर है सर, सी। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको मैंने कहा है कि अगर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट को दुगना कर दें और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट को आधा कर दें तो फ्रिंज विड्थ बताओ। पुट फॉर्मूला जस्ट बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी दिया है सर। सर बीटा डैश क्या होना चाहिए, तो लैम्डा डी बाई 2 बाई डी दुगना कर दिए सर। सर ये हो गया 2d, क्या हो गया बेटा, सर बीटा बाई लैम्डा डी बाई डी बीटा कहेंगे, बीटा बाई 4, सो 1/4 हो जाएगा सर। सो आंसर विल बी ए। नाउ कम टू 45 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बेटा ए पॉइंट सोर्स इमिट्स लाइट इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। बेटे आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है डी डिस्टेंस पर, ये चारों तरफ एक स्फीयर बनाएगा, और आप कहते हो इंटेंसिटी सर प्रोपोर्शनल होगा 1/d² का। बेटा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा 1/d² का, आपको मैंने ये भी पढ़ाया कि I प्रोपोर्शनल होगा a² का। आप कहोगे I प्रोपोर्शनल होगा a² का, मतलब a² प्रोपोर्शनल होगा 1/d² का, मतलब a प्रोपोर्शनल होगा किसका सर, 1/d का। तो बेटे यहाँ रेशियो दे रहा है 9:25, तो उल्टा हो जाएगा 25:9 हो जाएगा सर, है ना। 9:25 आपका 2 पॉइंट का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ उलट जाएगा 25/9। तो सारे क्वेश्चंस हो गए है ना। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल।